एमआरपी जो तय होगा, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मान लीजिए एक दवा को हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, एक दवा बनाने में उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर 2 रुपया आती है, उसका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अगर 1 रुपया होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को खर्चा है, स्टॉकिस्ट को कोई डिस्काउंट्स देना है, तो ये तय करके उसको एमआरपी होना चाहिए। हमारा भारतवर्ष में एक एनपीपीए है, राष्ट्र नेशनल प्राइसिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग अथॉरिटी है, जो उनको कोई तवज्जो नहीं देता है। इसीलिए देखिएगा वो एम्प्लॉयर को खुला छूट दिया हुआ है। कोविड के समय एक प्रोडक्ट का दाम देखिएगा 5 रुपया था, कोविड में उनका अगर इस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आई तो एमआरपी बढ़ा दिया, और एमआरपी बढ़ाया और रिटेल कॉस्ट उसको सेम रखा, प्रॉफिट बढ़ते गया, कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा हानि है। इसलिए एमआरपी तय होना चाहिए, जो हमारा डिमांड है कॉस्ट प्रेसिडेंस से होना चाहिए। 2014 के पहले जो सिस्टम था वो ये सिस्टम था कि आपका जो इन्होंने बताया वो सिस्टम था। अब 2014 से उन्होंने जो दवाइयाँ प्राइस कंट्रोल में लेते हैं, एसेंशियल दवाइयाँ, जो पहले ये था कि जो जीवन रक्षक दवाइयाँ उनको डीपीसीओ के अंदर आते थे, ड्रग पॉलिसी कंट्रोल ऑर्डर एक्ट में लाते थे, बाद में उसको चेंज करके एनएलईएम कर दिया, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो वो जीवन रक्षक दवाइयाँ जो डीपीसीओ में आती थी उसको नाम एनएलईएम कर दिया। उसको करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा। फर्क ये पड़ा कि उस वक्त जो डीपीसीओ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट 18 रुपए की थी, वो जब डीपीसीओ में आई तो वो 4 रुपए की हो गई थी। नॉर्फ्लॉक्सासिन जो 12 रुपए की थी वो 2 रुपए की हो गई थी, क्योंकि वो सिस्टम ये था जो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लागत मूल्य है, उस लागत मूल्य में जो मुनाफा है, जो बाकी खर्चे हैं, रिटेलर के बाकी के मार्जिन वगैरह सब जोड़ करके एक कीमत को तय कर लीजिए आप, और मुनाफा भी फिक्स कर लीजिए, इतना ही मुनाफा आपको देना है। अभी क्या है, कितना % मुनाफा दवाइयों पे लेंगे ये बंद कर दिया एनएलईएम में जाके। अब प्राइस कैसे तय होती है? एक प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस तय करना तो उस ब्रांड के, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बाजार में अगर 1000 प्रोडक्ट है तो उन सब की प्राइस को मिला करके उसका एवरेज निकालते हैं और फिर प्राइस को तय करते हैं। ऑलरेडी हाई प्राइस है ड्रग की, जो तय होगी तो नहीं होगी। उसका नतीजा क्या निकला? अभी एक दवाई है ऑगमेंटिन एमॉक्सिसिलिन क्लोराजेनिक एसिड कॉम्बिनेशन, वो 18-20 रुपए 24 रुपए का था वो। जब उसको ये लोग इस पे लेके आए, एसेंशियल कैटेगरी में लाए, तो अब वो हो गया 18 रुपए, मात्र 4-5 रुपए कम हुई कीमत। पहले जो था जबरदस्त कम होता था कीमत उसका, क्योंकि मुनाफा आप देखिए 300-300%, 500-500% मुनाफा दवाइयों पे ले रहे हैं दवा कंपनी। और मेडिकल वाले अटैक को इंजेक्शन 10,000 रुपया को बेच रहे, और वही इंजेक्शन 1900 को ले आए थे हम, हमारी पहचान थी, वो हमें 1900 को मिल गया। और हमने जो अस्पताल में हम पेशेंट था तो मेडिकल में पूछी थी चल लगे अर्जेंट में, डॉक्टर ने लोगों जल्दी लिए आप चल लगे 10,800 रुपया आपको। दवाइयों की कीमतों की जो नीति है वो बहुत अस्पष्ट है और बहुत झोल झाल वाली है, जिससे हम मरीज को फायदा नहीं होता है। अभी आप एक हम मुद्दा आपको बताएंगे, इसी से जुड़ा हुआ है। अभी बीच में ये घोषणा हुई थी कि सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं वो केवल जनरिक दवाइयाँ लिखेंगे और दूसरी कोई दवाई नहीं लिखेंगे। अब ये जो लेके आए, उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को दवाइयाँ, जनरिक दवाइयाँ सस्ती होती है और सस्ती दवाइयाँ मिले, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हमारे यहाँ पे जो जनरिक है वो जनरिक बेसिकली है ही नहीं। जनरिक जो बाहर जो होती है, जो रिसर्च मॉलिक्यूल होते हैं वो जनरिक्स होते हैं बाहर की कंट्रीज में। हमारे यहाँ पे तो क्या है, एक दवाई है जो ब्रांडेड से भी बिक रही है और जनरिक में भी बिक रही है, और जो दवाइयों का एमआरपी है उससे कई गुना कम दाम में। नहीं है कि मेडिकल वाले इतना महंगा बेच रहे हैं, और ये कंपनियों की दवा के मूल्य तय करने की नीति और सरकार की नीति, इसके अंदर जो गड़बड़ी है उसकी वजह से आपको ये परेशानी का सामना नेक्सस है, ये नेक्सस है सरकार की पॉलिसी और एम्प्लॉयर का तय करना मूल्य। हम चाहते हैं कि दवा का दाम कम हो। दवा का दाम कम होने से क्या होगा, आज गरीब जनता, हम लोग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर किसी का जब पेट दर्द होता है तो भाई तुम्हारे पास कुछ दवा है तो हमको दे दो, खाएंगे। अगर खरीदने जाते तो पता चलता है कि क्या कॉस्ट है उसका। अब हम लोग डिमांड कर रहे हैं, आज ये कैंसर की दवा, ये तो एसेंशियल में आना चाहिए। 1 लाख 2 लाख रुपया दाम है उसका एक इंजेक्शन का, वो घर जमीन सब बिक जाता है, परिवार रुइंड हो जाता है उसमें। एस्मा का दवाई आप देखिए, एक इनहेलर अगर कुछ लिख देता है आपको, रोटेलर और इनहेलर लिख देता है, क्या दाम है, क्या प्रॉफिट है उसमें। वही चीज आपको मिल सकता है। एक एंटीबायोटिक्स, एक समय था
सिप्रो ये क्या नाम है उसका, सिप्लिंडियस का जो कॉम्बिनेशन था हमारा ट्राइमेथोक्सोल, हाँ ट्राइमेथोक्सोल, कोट्रामेक्सोजोल, सेफ्ट्रॉन, उससे भी दवा ठीक होती थी। लेकिन जितने जैसे एंटीबायोटिक का रिसर्च करते गया, प्राइसिंग कंट्रोल नहीं है, दाम बढ़ते गया। और उसमें हम बोलने की कोशिश किया है एम्प्लॉयर्स की, भाई रेजिस्टेंस डेवलप कर गया, सब बेच रहे हैं हम लोग। और वो उतनी दवाई का अगर दाम नहीं बिके तो इंटर्न हम लोग की विक्टिमाइजेशन हो जा रही है। बीच में एक और अधिकार दिया है सरकार ने कि आप 10% दवाइयों का दाम बढ़ा सकते हो। उन्होंने कहा कि भाई दवाइयों का दाम बहुत बढ़ रहे हैं तेजी से, तो अभी हम कंट्रोल करेंगे। तो सरकार ने ये नियम लेके आया कि 10% से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, एक साल में 10%। अब जिन दवाइयों की लागत मूल्य भी कम हो गई तो भी उनका 10% तो बढ़ाना ही है, बढ़ाना है, इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा मिनिमम मैक्सिमम 10 बढ़ा सकते हो, लेकिन उन्होंने तय किया कि मिनिमम 10% तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब एक दवाई इस साल अगर 10 रुपए की 10% जोड़ के अगले साल 11 रुपए हो गई, फिर अगले साल, ऐसा करते करते ये नियम के कारण भी दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। जिनकी नहीं जरूरत ही नहीं बढ़ाने की, उनके दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो आम जनता के से जुड़े हुए, हम लोग भी उसी में काम करते हैं। और हम बोल रहे हैं कि जीएसटी दवाइयों के ऊपर क्यों है। जब आप बोल रहे हैं कि आपको दवाइयां कम दाम में बेचना है तो फिर जीएसटी हटा दीजिए। सरकार पहल करे, टैक्स हटाए वहां से, शराब के ऊपर उससे डबल टैक्स लगा दे, लेकिन दवाइयों पे तो जीएसटी हटाए, लेकिन दवाइयों का जीएसटी ये बोला गया था मुद्दा है, दवाओं की खरीदी बिक्री जनता का मुद्दा है। तो उसमें आप जो मूवमेंट चलाते हैं उसमें जनता को क्यों शामिल करते हैं आप, उनको क्यों करते हैं? अवेयरनेस कैसे करते हैं? हमारा और भी संगठन है, हम 10 ट्रेड यूनियंस के साथ हम लोग FMRI उसमें कॉन्स्टिट्यूट है, 10 ट्रेड यूनियन अलग भी है। उसमें हम लोग बैंक का ट्रेड यूनियन भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग कोई राजनीति नहीं करते, हम ट्रेड यूनियन करते हैं। तो ट्रेड यूनियन के चलते 10 ट्रेड यूनियन को लेकर चलते हैं, जिसमें CITU का हम लोग एफिलेटेड है, तो उनको लेके चलते हैं कि उनको साथ हम लोग जनता को ले जोड़ते हैं। जब भी इस तरह का मांगे होती है, आपने देखा होगा जो हम लोगों ने लास्ट जनवरी में एक महापड़ाव किया, ये जनवरी में महापड़ाव किया 3 दिन का, नवंबर में एक महापड़ाव किया, उसमें हमारी ये मुद्दा भी थी, दवा का दाम कम। हम लोग एक दवा सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए हम लोग जोड़ के करते हैं। हम जानते हैं कि अकेला 1,10,000 से ये संभव नहीं है, हम तमाम जनता को बीच में जोड़ना चाह रहे हैं। हम आपको भी जोड़ते हैं, इसलिए मीडिया को भी हम लोग बुलाते हैं। आपका संघ कहता है कि ये नकली दवा है, ओरिजिनल दवा, तो उपभोक्ता जब मेडिकल पे जाता है उसको ये कैसे मालूम ये दवाई सही है या गलत है? ये देखना काम ड्रग इंस्पेक्टर का है। ड्रग मशीनरी, सरकारी मशीनरी है, मशीनरी उनको करना चाहिए। हम स्पूरियस ड्रग के बारे में जानते हैं। एक और जो आ रहा है अभी बहुत अट्रैक्टिव कि आप हम लोग को हम हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं तो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अस्पताल में आते हैं, मरीजों को डिस्टर्ब करते हैं और डॉक्टर को मरीज के देखने का समय वो लेते हैं। इस वजह से इसको प्रचारित किया और उसको देखे सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने भी और कई जगह पे हमारे अस्पतालों में प्रवेश के ऊपर रोक लगाने की कोशिश किया। दे वांट टू हमारा एंट्री, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री बंद करने के लिए कई आदेश जारी किए गए, जबकि वास्तविकता ये है हम लोग दवाइयों की जानकारी देने के लिए जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, कानूनी रूप से हम लोग अधिकृत है। 3 कानून लागू होते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसके तहत दवा कंपनियां रजिस्टर्ड करती है और दवाइयां बनाती है। जो दवा कंपनियां ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में रजिस्टर्ड है, उनको अपनी दवाइयों को प्रचार करने के लिए मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल डिटेलर का नियुक्ति करना आवश्यक है। उसी नियुक्ति के तहत हम लोग को नियुक्त किया गया है। कई मेडिकल ऐसे होते हैं जो 20 से 25% का कमीशन देते हैं, कमीशन नहीं देते हैं, वो डाउन रेट में माल बेचते हैं, क्योंकि वो अपना खुद का मुनाफा कम करते हैं, प्लस वो बहुत ज्यादा मात्रा में माल को खरीदते हैं। जब ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है। वो मालिक जो है वो अपना तो जेब भर रहे हैं, करोड़ों का उनका टर्नओवर है, हजारों करोड़ों का, और उस टर्नओवर के बाद लेकिन जो उनका जो काम करने वाला, जो दवाइयों को स्थापित करने वाले लोग हैं वो हम हैं। अगर कंपनियां दवाइयों को इंट्रोड्यूस करती है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाकर के डॉक्टर्स को उन दवाइयों के बारे में उनका प्रचार करते हैं। उस प्रचार के तहत ही वो दवाइयां लिखी जाती है और उस लिखने से ही उन कंपनियों की बिक्री और सेल बढ़ती है और मुनाफा बढ़ता है। लेकिन उन्हीं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, जो कंपनियों की पहचान है, जो घूम करके अलग अलग मौसम में और इतनी कठिनाइयों के बाद में उस कंपनी के पदार्थों को, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को स्टैब्लिश करते हैं, उनके प्रति
जो इस इंडस्ट्री का व्यवहार रहा है वो बहुत ही सतततापूर्ण रहा है। उसी व्यवहार को हम उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। कोविड के बाद से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साथियों के ऊपर लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। उनको जो काम करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपको सेल्स का जो टारगेट होता है वो कंपनी खुद डिसाइड करता है, यूनिटरी डिसाइडेड टारगेट होता है वो, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता है। किसी भी प्रकार से दवाइयों का बिक्री बढ़ाई है, कैसे भी करके बढ़ाई है। दवाइयों की बिक्री 2-3 चीजों के ऊपर निर्भर करती है, जिसमें कि दवाइयों की उपलब्धता, जिसमें डॉक्टर के माध्यम से दवाई लिखा जाना, लिखने के बाद में उसको जो खरीदने वाले जो मरीज हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी है, और भी कई तमाम चीजें हैं। उसके बाद में दवाइयों के सेल्स बिक्री होती है। लेकिन अगर किसी कंपनी की दवाइयों की बिक्री नहीं होती है तो सीधे सीधे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो कि नैतिक रूप से भी सही नहीं है और टेक्निकल रूप से भी सही नहीं है। जो कानूनी हक और हकूक हमको हासिल है, हमारे ऊपर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 में पार्लियामेंट में बना था, वो कानून हमारे ऊपर पूरी तरह लागू होता है, लेकिन उस कानून का भी बहुत सारी कंपनियां खुला उल्लंघन कर रही है। मिनिमम वेज का जो कानून है, जिसके तहत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक हाईली स्किल्ड कैटेगरी में लिया गया है, वो हाईली स्किल्ड कैटेगरी वर्कर का जो मिनिमम वेज होना चाहिए वो तकरीबन कई सालों से रिवाइज नहीं हुआ था। अभी हम लोग 26,000 रुपये उसका डिमांड कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने जस्ट चुनाव के पहले 15,200 रुपया घोषित किया है, और उसको हमने कहा था 27,000 रुपये कम से कम किया जाए। इलावा इसके हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जो सेक्शन 2 इसमें हमको शामिल करके डायरेक्ट वर्कमैन की कैटेगरी में लेने का एक डिमांड पेंडिंग है। साथ ही साथ खुले तौर पर जो श्रम कानूनों का दवा की कंपनियां उल्लंघन कर रही है, उन कंपनियों को पनिश करना, उनको ठीक करना, ये काम भी सरकारी अमले का है, जो कि नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा हमारा जो मामला हुआ है कि हमारे काम करने के कोई घंटे तय नहीं है। जो मिनिमम वेज का कानून है, उस कानून के तहत साफ साफ तौर पर ये लिखा है कि घंटे का काम तय होना चाहिए, 8 घंटे का काम तय होना चाहिए, उस काम की समय सीमा तय होना चाहिए, और वो समय सीमा डिस्प्ले होना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन दवा उद्योग के कोई भी एम्प्लॉयर ये समय सीमा को डिस्प्ले नहीं किए। तब हमने मध्य प्रदेश सरकार से तकरीबन पिछले 10 साल से हम मांग कर रहे हैं कि आप ही हमारा काम के घंटे तय कर दीजिए, लेकिन काम के घंटे सरकार ने अभी तक तय नहीं किए हैं। इसी वजह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक काम लिया जाता है। फील्ड में काम करने के बाद में घर में जाकर के भी कभी भी ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो जाती है, कभी भी उनको ये बोला जाता है कि आप ये फॉर्मेट तैयार कीजिए। तो इस प्रकार की प्रताड़ना को रोकने के लिए और अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए हमारी जो यूनियन है वो समय समय पर अलग अलग दवा कंपनियों के खिलाफ में जबरदस्त तरीके से आंदोलन कर रही है, और किए भी हमने। और उन्हीं आंदोलन के फलस्वरूप हम अपने मेंबर को कुछ रिलीफ दिला पाए हैं और कुछ अचीव कर पाए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार से भी हमारी जो 3-4 मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के हमने पिछले साल अगस्त के महीने में मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन किया था, और उस प्रदर्शन के बाद ही हमारा ये मिनिमम वेज रिवीजन हुआ और सरकार ने कोई सुध ली थी हमारी बातचीत करने के लिए। तो इस प्रकार के और भी तमाम मुद्दे हैं जो नए नए तरीके से नए गैजेट्स आ रहे हैं। अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पुराने परंपरागत तरीकों से काम करने के बजाय नए गैजेट्स दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर के वो लैपटॉप होता है, एक आईपैड होता है, वो आईपैड को लेकर के हमको डॉक्टर के सामने जाना पड़ता है, और उस आईपैड के अंदर तमाम वो चीजें हैं जो कानूनी रूप से गलत है। उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है हमारी और डॉक्टर की बातचीत की। उस आईपैड के अंदर हमारा जो लोकेशन है वो शेयर होता है, जो कि ठीक नहीं है। हमारा भी होता है, डॉक्टर का भी लोकेशन शेयर होता है। तो उनकी जो निजी जिंदगी है उसके अंदर जो है दखलंदाजी होती है, जो प्राइवेसी कानून के बिल्कुल खिलाफ है और खुला उल्लंघन है, जिसको लेकर के भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और डॉक्टर्स को भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको भी लेकर के साथ में हमारे साथ आइए, ताकि आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो। दवाइयों के प्रमोशन जो अनैतिक तरीके से बहुत ज्यादा खर्चा कंपनियां करती हैं, और उन खर्चे के फलस्वरूप जो होता है कि वो मरीज की जेब से ही वसूल किया जाता है। तो इन दवा कंपनी को पर उसको लेकर के भी लगाम लगाया जाना चाहिए, ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं। इन तमाम मांगों के साथ साथ जो सरकार की श्रम कानून की श्रम विरोधी नीतियां हैं और ऑल इंडिया फेडरेशन के हमारे जो कार्यकलाप है, उसके लिए आपको हम देवाशीष जी जो उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय फेडरेशन है हमारा, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं और मीडिया के तहत हम लोग ले जाना चाहते हैं। 20 तारीख को काफी अच्छी हड़ताल हुई हमारी,
ये हड़ताल हम लोगों ने इसलिए किया, जो तमाम बातें बता रहे थे, जो कॉन्फ्रेंस के भी हमारा मुद्दा रहे। एफएमआरआई भी इस चीज को अंकन करेंगे। एफएमआरआई जनरल काउंसिल मीटिंग हम लोग करने जा रहे हैं फरवरी महीना में, जिसमें उसमें हम लोग 6, 7, 8 फरवरी को होगी। उसमें भी हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि सबसे पहले देश में कानून बना था, आपको मालूम होना चाहिए कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और एसपी एक्ट, जो अभी सरकार चाह रही है कि इसको खत्म कर दे, रिपील करें, क्योंकि 44 कानून को, श्रम कानून को कोड में लाने से, 4 कोड लाने से क्या होगा, वैसे जो है ऑपरेशन सेफ्टी मेजर एक्ट जो है वो खत्म करेंगे, और ताकि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और एसपी एक्ट खत्म होने से उसके तहत जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो कानून है वो कानून खत्म हो जाएगा। हम आज अगर जिस तरह एम्प्लॉयर आज के दिन में विक्टिमाइज कर रहे हैं, जिस तरह का तबादला ट्रांसफर हो रहा है, अगर ये कोड लागू हो जाती है हमारा और एसपी एक्ट रिपील हो जाती है, तो हम कोर्ट के पास भी हम नहीं जा सकते, हम लीगली उसके पास हेल्प नहीं ले सकते। उसके बाद अगर किसी को बोनस नहीं मिलता है तो हम लीगली नहीं जा सकते, हम आंदोलन नहीं कर सकते। इवन हड़ताल भी करने जाएंगे तो हड़ताल करने पर भी हमको जुर्माना घोषित कर दिया जाएगा और हमारे लीडरशिप को कैद कर दिया जाएगा। ये सरकार अभी ला रही है, इसके लिए हम लोगों ने हड़ताल किया। दवा के बारे में उन्होंने काफी कहा। दवा के बारे में हम लोगों ने शुरू से मांग कर रहे हैं 0 GST हो, और 0 GST सिर्फ दवा में नहीं, जो इम्प्लांट होता है, उस इम्प्लांटेशन जो होता है, जो मेडिकल डिवाइसेस जो हार्ट में लगती है, आपको कोई रिप्लेसमेंट होती है, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट होती है, डिवाइसेस, उनका भी आप दाम देखिएगा, काफी दाम पड़ी हुई है। उनको दाम को भी हम लोगों ने कम करने के लिए बात किया। एक समय रामविलास पासवान जी थे, वो 357 ड्रग को डीपीसीओ में लाने की कोशिश किया, लेकिन डीपीसीओ में जो लाया ड्रग को, वो देखिएगा आधा से ज्यादा ड्रग तैयार नहीं होता है देश में। कोविड के समय आप लोग गवाह हैं, जिस तरह दवा बिकी, जिस तरह ब्लैक मार्केटिंग की तरह दवा बिकी। हमारे देश में ब्लैक मार्केटिंग मतलब है कम दाम को ज्यादा दाम, सिनेमा की टिकट की तरह ब्लैक नहीं होता है। डाउन्स में माल, ह्यूज प्रॉफिट से मालिकों ने कमाया। रेमडेसिविर आज देख रहे हैं हम लोग कि रेमडेसिविर का उपयोग क्या था, नहीं था। तो इस चीज को कोविड के दौरान भी हम लोगों ने देखा, शुरू से मांग कर रहे हैं कि दवा उद्योग में जिस तरह हो रही है, धांधलीबाजी हो रही है, तो इसको हम लोग उजागर करें। 0 अगर गुना कीजिए उसका परिवार के लिए, उनका भी एक अच्छा वर्चस्व है। तो यही है, हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस में इस चीज को लेकर चर्चा होगी। हमारे महामंत्री अपना ज्ञापन रखेंगे, वहाँ पर अपना जर्सी रिपोर्ट पढ़ेंगे, वो साधन चक्र रिपोर्ट पढ़ेंगे, 2 साल में उनका क्या कार्यकलाप हुआ वो रखेंगे। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।